Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about inferences on for two population mean मतलब ये है कि दो population mean के inferences का मतलब ये है कि आपके पास दो populations हैं उनके mean को आप एक तरीके से compare करना चाह रहे हैं for comparison purpose हमारे पास एक example ये हो सकती है भाई कि मेरे पास एक population है लेट्स से कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की पॉपुलेशन है उन उधर के जो प्रोफेसर हैं उनकी मीन सैलरीज और जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोफेसर हैं उनकी सैलरीज को मैं मीन सैलरीज को कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो फॉर कंपैरिजन ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम जो है यहाँ पे इन्फेरेंसेस फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स की हम बात करते हैं तो इस वाले केस में हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनता है नल हाइपोथेसिस वो होता है कि एच नॉट जो है वो होता है कि हम म्यू वन और म्यू टू ये दो पॉपुलेशन है इनका डिफरेंस हम चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर देयर इज अ डिफरेंस और नॉट यानी कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा क्लेम ये है कि द डिफरेंस बिटवीन two population mean is let's say d naught is any number मैंने कहा भाई कि पब्लिक सेक्टर सॉरी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की मीन सैलरीज पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में डी नॉट टाइम्स ज्यादा यानी कि लेट से मैंने कहा भाई कि 1000 रुपीज ज्यादा है ऐसे ही मैंने कहा डी नॉट इज एनी कांस्टेंट नंबर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये क्लेम करूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स तो इसका मतलब ये होगा कि डी नॉट उस केस में जीरो हो जाएगा तो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा तो ये एक जनरल फॉर्म है मतलब आपके पास दो मीन्स के कंपैरिजन के लिए अच्छा ये हो गया अब ऑल्टरनेट जब नल डिफाइन हो जाए तो ऑल्टरनेट डिफाइन करने में कोई इशू नहीं रहता यानी कि आपको पता है ऑल्टरनेट में हमारे पास तीन तरह के साइन पॉसिबल है एक है कि लेस देन डी नॉट हो सकता है it might be greater than d naught और थर्डली हमारे पास म्यू वन माइनस म्यू टू जो है ये नॉट इक्वल्स टू डी नॉट हो सकता है अच्छा जहां तक इसमें एजम्पशंस का ताल्लुक है तो एजम्पशंस हमारे पास इसमें कुछ दो एजम्पशंस तो वही हैं पहली एजम्पशन ये है कि हमारे पास जब दोनों पॉपुलेशन से आप सैंपल ड्रॉ करेंगे डेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट सिंपल रैंडम सैंपल मैंने वर्ड इधर इंडिपेंडेंट का भी यूज किया है क्योंकि हमारे पास दो पॉपुलेशन हैं दो पॉपुलेशन से सैंपल जब ड्रॉ करोगे तो डेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और बाकी सिंपल रैंडम सैंपल हमने पहले जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर वन पॉपुलेशन मीन की बात की थी उस वक्त assumption में जो है सिंपल रैंडम सैंपल की बात उधर भी की थी अगेन ये बात मैंने यहाँ पे भी किया अच्छा जनाब अब मैं इसमें वही बात जिस तरह से आपने वन पॉपुलेशन मीन के लिए कहा था भाई कि कुछ केसेस होते हैं वही केसेस कुछ यहाँ पे भी हैं केस नंबर वन हमारे पास ये होगा कि हमारे पास दो पॉपुलेशंस जो दी हुई हैं उन दोनों पॉपुलेशंस के व्हेन सिग्मा वन और सिग्मा टू व्हाट इज सिग्मा वन एंड सिग्मा टू ये दो पॉपुलेशंस हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं ये आपको गिवन है आर नोन तो जब ये गिवन है तो इस केस में कौन सा टेस्ट अप्लाई किया जाता है मैं वो टेस्ट अप्लाई करने से पहले अगेन यहाँ पे एजम्पशंस जो है वो डिस्कस कर लूँ फिर मैं इसके वो भी लिख देता हूँ एजम्पशंस जो इधर बनती हैं वही ऑलमोस्ट सेम एजम्पशंस हैं जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया एक एजम्पशन तो ये है कि आपके पास जो सैंपल्स हैं डेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स होने चाहिए सेकेंडली आपके पास assumption यही है कि आपके पास जो सैंपल्स हैं वो लार्ज सैंपल्स होने चाहिए लार्ज आर भी है लार्ज सैंपल्स होने चाहिए और या फिर दूसरे लफ्जों में कि आपके पास ये जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशंस मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए ये डिस्कशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपके पास पॉपुलेशन
में जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैंपल साइज मैटर नहीं करता। और अगर आपके पास पॉपुलेशन के बारे में ये पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, कुछ ये बारे में नहीं पता, लेकिन आपको ये पता कि डेट इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम ये कहते हैं कि अगर सैंपल साइज 30 या 30 से लार्ज हो जाए तो उस वक्त आप जेड टेस्ट लगा सकते हैं। तो इधर भी हम ये कहते हैं कि सिग्मा वन और सिग्मा टू जब गिवन होता है तो इधर जेड टेस्ट लगाया जा सकता है। और थर्ड एग्जाम्पशन हमारे पास यही जो हेडिंग में लिखा है कि सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर नोन, ये पता है आपको, तो आप इस वाले केस में जेड टेस्ट लगा सकते हैं। और जेड टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन मींस जो जेड टेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इज इक्वल्स टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस डी नॉट। व्हाट इज डी नॉट? ऊपर हमने जैसे डिफाइन किया है कि म्यू वन माइनस म्यू टू, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस को आपने डी नॉट का नाम दिया। आपके पास ऐसा हो सकता है कि मेरा क्लेम ये भी हो सकता है कि देयर इज नो डिफरेंस, तो उस केस में म्यू वन और म्यू टू इक्वल हो जाएगा तो डी नॉट जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आता है इसके sigma 1 square over n1 and sigma 2 square over n2. What is x1 bar, x2 bar? You know these are the sample means. मतलब ये सैंपल मीन है एक्स वन बार, फर्स्ट पॉपुलेशन में से जो आपने सैंपल ड्रॉ किया उसका मीन, और सेकंड पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ किया उसका मीन एक्स टू बार है। और एक्स सिग्मा वन सिग्मा टू के बारे में कह चुके हैं, ये दीज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ फर्स्ट population and second population respectively, और n1 and n2 are sample sizes of which are taken from first population। n1 जो है फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो है, उसका साइज है, और इसी तरह से n2 भी है। तो ये z हमारे पास जब वंस आप z की वैल्यू निकाल लें तो हमने जैसे डिस्कशन पहले की हुई हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि जो चीज फॉर्मूले से आपको चीज वैल्यू मिलती है डेट इज कॉल्ड टेस्ट वैल्यू। तो टेस्ट वैल्यू आ जाएगी जेड टेस्ट। अब जेड टेस्ट का जो भी फॉर्मूला लगा ये जेड है, ठीक है। अब जेड टेस्ट का फॉर्मूले से आपने वैल्यू निकाली, टेस्ट वैल्यू आपके पास जब आ गई, अब उस टेस्ट वैल्यू के बाद आप निकालोगे क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू निकालने का वही तरीका है जो हमने पहले डिस्कशन किया है। जेड टेस्ट है तो जेड टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए जेड का आप टेबल देखोगे और देन टेस्ट वैल्यू और टेस्ट जेड क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करके ये देखा जाता है कि वेदर दिस टेस्ट वैल्यू इज लाइंग इनसाइड और आउटसाइड द क्रिटिकल रीजन, और उसके बाद सारे डिसीजन वगैरह जो हम लेते हैं ये सारी चीजें वही पुरानी हैं जो कि हम पहले करते हैं, बस इधर फर्क ये है फॉर्मूले का। दो पॉपुलेशंस के मीन की बात हो रही है तो फॉर्मूले का फर्क है। अच्छा, इसमें हम एक वर्ड जो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स का वर्ड यूज किया है, तो इसमें हमने कहा है कि भाई ये जो सैंपल्स ड्रॉ कर रहे हैं दोनों पॉपुलेशन से, ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि उनको अगर मैं दो एक कोई भी पेयर उठा लूं सैंपल्स का, तो ये अगर आप उनको कंपेयर करें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे, यानी कि उनके अकर होने के इक्वली लाइकली चांसेस होंगे उनके अकर होने के, उनको सेलेक्ट होने के। Okay, second case is this case when sigma and sigma 1 sigma 2 are unknown, मतलब पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं है। पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, लेकिन आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूर है कि दीज टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इक्वल। मतलब अमूमन क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखी होती है अज्यूम दैट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इक्वल। अगर ये नहीं भी लिखी हो तब भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसको कंपेयर करने के, इक्वल वेरिएंस को कंपेयर करने के दो तीन मेथड्स हैं। मैं अगर एक आध का इधर नाम लूं तो एक मेथड तो होता है कि बाय यूजिंग बॉक्स प्लॉट आप ये बात डिसाइड कर सकते हो कि वेदर दीज टू पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं ये इक्वल है या अनइक्वल है। वैसे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होता है, नहीं लिखा हो तो आप बॉक्स प्लॉट बना के क्या चेक कर सकते हो। दूसरा आप एफ टेस्ट होता है एक, उससे भी चेक किया जा सकता है कि वेदर दीज टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इक्वल और नॉट। एनीवे, एक दफा ये डिसाइड हो चुका है कि भाई पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि दीज टू आर इक्वल, तो इस केस में हम टी टेस्ट लगाते हैं। जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी फॉर वन पॉपुलेशन मीन, जब हमारे पास
पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होता था तो हम उसमें कहा था टी टेस्ट लगाते हैं। बात इधर भी सेम है कि इधर इक्वल वेरिएंस जब होगा और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है लेकिन वेरिएंसेस इक्वल हैं तो इस केस में हमारे पास टी टेस्ट लगाया जाता है। और जब इक्वल वेरिएंस के लिए जो टी टेस्ट लगाया जाता है उस टी टेस्ट का नाम होता है दैट इज कॉल्ड पूल टी टेस्ट, हम उसको नाम रखते हैं, उसको पूल टी टेस्ट कहा जाता है। तो व्हाट इज पूल टी टेस्ट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं अब फॉर्मूला इसका लिख रहा हूँ। पूल टी टेस्ट का फॉर्मूला ये होता है टी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर तो सेम है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डी नॉट होल डिवाइडेड बाय एस पी और 1/n1 प्लस 1/n2। अच्छा, अब जहां तक इसमें ताल्लुक है व्हाट इज एस पी हेयर, एस पी जो है दिस इज कॉल्ड पूल्ड वेरिएंस। अगर मैं इसका एस पी का स्क्वायर की बात करूं दिस इज कॉल्ड पूल्ड वेरिएंस एंड इसका फॉर्मूला इज n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अच्छा, अब इसमें मुझे रिक्वायर्ड एसपी है तो इसका बाद में आप रूट ले लेंगे तो ये एसपी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी एसपी आ जाएगा। अभी मैंने एसपी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ, दिस एसपी इज कॉल्ड पूल्ड वेरिएंस। एक्चुअली पूल टी टेस्ट के अंदर पूल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पूल टी टेस्ट। आप इसमें सबसे पहले एसपी निकालेंगे, जब एसपी निकल जाए उसको आप इधर टी टेस्ट के फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये टी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक चीज हमें ये बात पता है, पहले मैं जब टी टेस्ट दो दफा आपको इसके सामने डिस्कशन हमारे सामने आ चुका है टी टेस्ट का, तो टी टेस्ट के बारे में हमें पता है कि टी टेस्ट में जब टी टेस्ट लगाए जाते हैं तो उसके लिए साथ साथ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगाए निकाला जाता है। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला जब चेंज हो जाता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उस हिसाब से उसमें चेंज हो जाता है। आपके पास जब वन पॉपुलेशन मीन के ऊपर आप वर्किंग कर रहे थे उस वक्त डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 था। अब ये कंपैरिजन ऑफ टू मीन्स की बात हो रही है और ये पूल वेरिएंस का, इसमें पूल टी टेस्ट की बात हो रही है। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यानी कि न्यू इज हेयर इज n1 प्लस n2 माइनस 2, इस केस में ये फॉर्मूला टी टेस्ट का बन जाता है। तो ये आपको कब लगाना है, व्हेन पॉपुलेशन के वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन हो लेकिन इतना पता हो कि दे आर इक्वल। ऑब्वियसली इसका पार्ट भी यही बनेगा, इसका ऑपोजिट कि हमारे पास व्हेन both the populations have different variances यानी कि unequal variances। अब इसको भी कैसे चेक किया जाता है, मैंने आपको अभी जैसे पीछे बताया, इसको चेक करने के दो तीन मेथड्स हैं, उसमें से एक दो का नाम भी मैंने आपके सामने लिया कि बॉक्स प्लॉट बना के देख लें या फिर एफ टेस्ट लगा के देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वेदर वेरिएंसेस आर इक्वल और नॉट। तो इसके अलावा अमूमन क्वेश्चन में भी कभी कभार गिवन होता है कि ये अज्यूम दैट वेरिएंसेस आर इक्वल या अनइक्वल, ये अमूमन लिखा होता है। ना लिखा हो तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एनीवे तो इस केस में आप जब नॉट इक्वल केस का केस होता है, इस केस में जो पूल टी टेस्ट होता है वो कहलाता है नॉन पूल, नॉन पूल बन जाता है, पूल टी टेस्ट नहीं लगता है इसमें, ये इस केस में नॉन पूल टी टेस्ट लगता है। और व्हाट इज नॉन पूल टी टेस्ट, नॉन पूल टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो जब हमारे पास नॉट इक्वल वेरिएंस अनइक्वल वेरिएंसेस का केस होता है, ये नॉन पूल्टी टेस्ट है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये बन जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका चेंज हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। और अगेन इसमें व्हाट इज S1 एंड S2, हमें पता है भाई S1 एंड S2 आर सैंपल के अगर S1 का स्क्वायर बात करें तो ये सैंपल का वेरिएंस होगा फर्स्ट सैंपल का, S2 जो है सेकंड सैंपल का वेरिएंस होगा, जो सेकंड पॉपुलेशन से आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं ये उसका वेरिएंस होगा S2 का स्क्वायर।
और N1 और N2 ऑलरेडी हम पीछे बात कर चुके हैं, ये सैंपल साइजेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास टी टेस्ट का ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास अभी मैंने जो है देखा जाए तीन फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं। एक फॉर्मूला जेड टेस्ट का लिखा है, वो उस वक्त लगाया जाता है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जब गिवन हो तो जेड टेस्ट लगा दें, जब वो गिवन नहीं हो तो फिर देखना पड़ता है कि वेरिएंसेस अगर इक्वल है तो पूल टी टेस्ट, अगर वेरिएंसेस आर अनइक्वल तो नॉन पूल टी टेस्ट लगाया जाता है। तो टोटल ये तीन फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूलाज है, अब मैं इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं इसकी। अच्छा, ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैंने सामने रखी हुई है। और एग्जाम्पल जो है हमारे पास कुछ इस तरह की है कि टू सेल्समैन ए एंड बी आर वर्किंग इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। आपके पास दो सेल्समैन है, उनके कंपैरिजन हो रही है उनकी कि फ्रॉम अ सैंपल सर्वे कंडक्टेड बाय हेड ऑफिस डॉट 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 स्टेट वेदर देयर, हाँ ये देखें ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज सेल्स बिटवीन टू सेल्समैन। मतलब आपको ये चेक करना है कि वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू सेल्समैन, ये चेक करना है। तो स्टेट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आपको पता है कि जब आप नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं तो नल हाइपोथेसिस डिफाइन करने का मेथड ये होता है कि आप ये कहते हो कि एच नॉट में इक्वल्स टू का साइन लगाते हो, यानी कि एच नॉट में आप ये कह रहे हो कि इक्वल्स टू का साइन आएगा, तो यानी कि आप एक तरीके से ये कहना चाह रहे हो कि डेट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सेल्समैन। ठीक है, एवरेज सेल्स ऑफ बिटवीन टू सेल्समैन, इनके एवरेज सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, यानी कि म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू। वैसे मैंने कहा था म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल्स टू डी नॉट है, लेकिन जब आप कह रहे हो डी नॉट इज जीरो यानी कि देयर इज नो डिफरेंस, तो म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू हो जाएगा। और एच वन जो है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस है, लेस, किसकी सेल्स ज्यादा है किसकी कम है, ये बात नहीं हो रही है, ये कह रहे हैं बस डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जब डिफरेंस एक ओपन एंडेड बात हो गई, यानी कि ओपन एंडेड मतलब दोनों तरह की बात सिचुएशन आ सकती है, माइट बी है, दोनों डिफरेंस हम मानेंगे, यानी कि किसी एक की ज्यादा दूसरे की कम, बस इस ओपन एंडेड है, यानी कि आप इसमें कहोगे कि म्यू वन इज नॉट इक्वल्स टू म्यू टू। ये यहाँ पे टू टेल टेस्ट अप्लाई, ये टू टेल टेस्ट है यहाँ पे, दिस इज योर टू टेल टेस्ट। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने, ये जो मैंने ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखी थी, ये ब्रैकेट की स्टेटमेंट को मैंने जो है हाइपोथेसिस यहाँ से निकाल लिया। आगे कह रहे हैं अज्यूम द पॉपुलेशंस टू बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरिएंसेस। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन नहीं है। ये जो टेबल के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है ये सैंपल्स के गिवन है, कि सैंपल ए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल बी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल के दिए हुए हैं, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिए हुए। और वैसे भी हमने एक बात की हुई है पहले भी कि जब सैंपल का साइज जो है 30 से लेस होता है तो आप उसमें टी टेस्ट को यूज करें, उसमें जेड यूज ना करें तो बेटर है। तो सैंपल साइज 30 से लेस है, ये मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मैं इनको S1 S2 का नाम दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं अगर यहाँ से डेटा बनाऊं तो मेरे पास x1 बार जो है वो एक्स ए बार कह दें या x1 बार कह दें, एक्स ए बार इज 20 एंड एक्स बी बार इज 18। और इसी तरह से सॉरी ये 20 और 18 जार एन ए एंड एन बी, these are not x a bar and x bar b। ये सैंपल साइजेस है, ये आपका एन ए हो जाएगा, ये आपका एन बी हो जाएगा। इसी तरह से एक्स बार ए जो है ये हमारे पास 170 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स बार बी जो है ये 205 हो जाएगा। और अगर इसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करें, एस ए इज 20 and SB is
25। ये कह रहा है assume that populations are normally distributed with equal variances, यानी कि सिग्मा वन और सिग्मा टू को आप एक समय के लिए कंसीडर करें कि यहाँ पे इक्वल वेरिएंसेस का केस है। तो जब इक्वल पॉपुलेशन के वेरिएंसेस गिवन नाउ और लेकिन इतना बताओ कि इक्वल वेरिएंसेस का केस है, तो हमने पीछे बार डिस्कस की है कि यहाँ पे जब पॉपुलेशन के वेरिएंसेस गिवन ना हो लेकिन वो इक्वल वेरिएंस है तो यहाँ पे पूल टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है। इस केस में डी नॉट विल बी इक्वल्स टू जीरो बिकॉज म्यू वन और म्यू टू को मैं इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स मान लो तो इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला पूल टी टेस्ट अप्लाई होगा। सो फॉर पूल टी टेस्ट आपको पता है कि सबसे पहले पूल वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट फाइंड एसपी, एसपी फाइंड करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट फाइंड एसपी, और एसपी का फॉर्मूला हमारे पास है कि एसपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एन वन माइनस वन इंटू एस वन का स्क्वायर प्लस एन टू माइनस वन इंटू एस टू का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू। अब इसमें बस पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। एसपी की वैल्यू आप जब इसमें फाइंड करेंगे एन वन गिवन इज एन वन का एन वन कह दें या एन ए कह दें, बात तो एक ही है। ये दिस इज 20, तो 20 माइनस वन इज 19 मल्टीप्लाई बाय एस वन इज 20 का स्क्वायर, एस एन टू इज 18, 18 माइनस वन इज 17 हो जाएगा, और एस टू का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू यानी कि 20 प्लस 18 माइनस टू। सो एसपी की स्क्वायर है ये, एसपी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, उसका फिर बाद में फाइनली हम रूट फाइंड करेंगे। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन हमारे पास ये आ जाएगा एसपी की वैल्यू इज 22.5। एसपी आ गया। अब आप पूल टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है हमारा पीछे जो हमने लिखा था वो पूल टी टेस्ट का फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और पूल टी टेस्ट का फॉर्मूला इज टी इज इक्वल्स टू एक्स ए बार माइनस एक्स बी बार। सिर्फ ये चीज आएगी ऊपर डी नॉट विल बी इक्वल्स टू जीरो बिकॉज हम कह रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू हमने कहा है तो इक्वल है, तो ऐसी बात है उनका डिफरेंस तो आएगा ही नहीं कोई। और यहाँ पे फॉर्मूला एस पी अंडर रूट ऑफ वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन ए है वैसे तो एन ए एंड एन बी। सो एक्स बार ए, एक्स बार ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 170 और 205। 170 माइनस 205 होल डिवाइडेड बाय, ध्यान में रखिएगा दिस इज टू टिल्ट टेस्ट हमने पीछे देखा था, और इसके जो सैंपल साइजेस हैं वो आपके 20 और 18 दिए हुए। यस। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये यहाँ से टी टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी, सो आफ्टर कैलकुलेशन इसकी जो वैल्यू बन जाएगी टी की वो आई है -4.787। व्हाट इज दिस? वी नो दिस इज टेस्ट वैल्यू। और हमारे पास ये जो था क्वेश्चन में अगर आप देखें ये था टू टेल टेस्ट। सो टू टेल इन टू टेल टेस्ट हमारे पास जो है ये ग्राफ जो बनेगा इसका, तो अल्फा जो है दोनों पे होगा, दोनों साइड पे होगा। अल्फा अपॉन टू यहाँ पे भी मौजूद है। अल्फा, अच्छा अल्फा तो डिसाइड ही नहीं किया हमने। अल्फा की वैल्यू जो है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल मैं 0.05 ही ले लेता हूँ,
अल्फा है 0.05, तो जाहिर सी बात है जब ये टू टेल टेस्ट है तो अल्फा जो है दोनों पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी अल्फा पॉइंट टू है, यानी कि 0.025 यहाँ पे भी, एंड 0.025 यहाँ पे भी आ रहा है। आपके पास टेस्ट वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है। अब मुझे पता है कि वैसे आप जब टी टेस्ट का टेबल देखते हैं ना, तो टी टेस्ट का टेबल जो है वो आपको आंसर पॉजिटिव, क्रिटिकल वैल्यूज पॉजिटिव दे रहा होता है। लेकिन टू टेल टेस्ट है और सिमेट्री भी है, और हमें तो ये बात पता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मैं उसको नेगेटिव में भी सेम वैल्यू कंसीडर कर सकता हूँ। और सेम वैल्यू इसलिए भी कंसीडर कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज अ टू टेल टेस्ट। तो जो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में इधर आएगी, यानी कि इधर जो टेस्ट वैल्यू आएगी, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू आएगी फ्रॉम टेबल पॉजिटिव, वही वैल्यू सेम यहाँ पे भी कहलाएगी। तो हमें पता है कि क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम टेबल निकालने के लिए आप टी टेस्ट में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है अल्फा अपॉन टू और दूसरा होता है न्यू। अच्छा, इसमें यानी कि वैसे मैं एक बात हमने पहले भी की है, वैसे पिछली क्लास में, एक दफा मैं दोबारा से बात मेंशन कर दूं। जब आपके पास वन टेल टेस्ट होता है तो टी के पैरामीटर्स अल्फा और न्यू होते हैं, और जब ये टू टेल टेस्ट होता है तो ये टी के पैरामीटर्स अल्फा अपॉन टू और न्यू होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अल्फा अपॉन टू उस वक्त लिया जाता है जब ये टू टेल टेस्ट है, और अल्फा उस वक्त लिया जाता है जब ये वन टेल टेस्ट होता है। तो एनीवे हमारे पास ये हो जाएगा टी 0.025। एक टेबल में आप 0.025 के कॉलम में जाएंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने वैसे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है एसपी के फॉर्मूले में, लेकिन फिर भी अगर आप उसको अलग से मेंशन करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इसकी वैल्यू यानी कि 20 और प्लस 18 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 36। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 36। नाउ अब इसका टेबल देखते हैं, टी का टेबल मैं निकालता हूँ। टी के टेबल में आपके पास दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड अदर वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखते हैं कि इधर हमारे पास ये क्या बनती है सिचुएशन। So this is the table of t distribution का टेबल है। अल्फा इज 0.025, 0.025 का कॉलम ये रहा आपके सामने, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 36। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 36। तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, 30 के फौरन बाद 40 आ गया, और आप ये देखें कि सैंपल साइज जैसे ही 30 से ज्यादा इंक्रीज किया है तो इसके जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, यानी कि टी की जो वैल्यूज हैं उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम ये बात कहते थे कि अगर एन की वैल्यू 30 या 30 से लार्ज हो तो उसमें टी टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, उसमें जेड लगाना ज्यादा बेटर है। तो एनीवे हमारे पास 36 आ रहा है, और 36 इज मोर क्लोजर देन 40। तो बस एक रफ सी वैल्यू हमें मिल गई है कि 2.02 के अराउंड आपके पास जो है टी की वैल्यू आई है। एक रफ वैल्यू मिली, हमें जस्ट एक आइडिया लगाना है कि वेदर दिस टेस्ट वैल्यूज लाइंग इन द क्रिटिकल रीजन और नॉट। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं देख कहता हूँ कि दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू। सो क्रिटिकल वैल्यू एक रफ सी वैल्यू आपके पास जो आई है, मैं उसका नाम कह देता हूँ, ये आई है 2.02। अब देखिए मेरे पास जब टेस्ट वैल्यू नेगेटिव आई है तो क्रिटिकल वैल्यू भी नेगेटिव इसलिए ले सकता हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज ये टू टेल टेस्ट है। ऐसे ही नहीं ले रहा मैं, ये देखना पड़ता है कि आपके टू टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है, वन टेल में ये राइट है लेफ्ट है, उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी देखी जा सकती है, नेगेटिव भी देखी जा सकती है, लेकिन चूंकि टेस्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव ही कंसीडर करता हूँ। तो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू इस -2.02, ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है, और आपके पास टेस्ट वैल्यू इस -4.78। तो माइनस वेयर इज -4.78, ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं -4.78 लाई करेगा। तो यहाँ पे कहीं जब -4.78 लाई कर रहा है तो आप इस बात को क्लियरली देख सकते हो कि योर टेस्ट वैल्यू लाइस
इनसाइड क्रिटिकल रीजन। तो टेस्ट वैल्यू जब क्रिटिकल रीजन के अंदर आ जाए तो आपका डिसीजन क्या होता है, उस केस में आप जो है एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं और एच वन के फेवर में बात करते हैं। रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ एच वन। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। लेकिन मैं वैसे फिर भी आपको ये कहता हूँ कि इसके बाद आप फाइनली डिसीजन या कंक्लूजन जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो लिखी हुई है उस फॉर्म में आप अपना डिसीजन वर्डिंग्स के अंदर जरूर लिखेगा, सिर्फ यहाँ तक बात छोड़ देंगे। तो आप अगर आगे जाके कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है कि आप पब्लिक कर रहे हो किसी चीज को, तो पब्लिक को समझ भी आए बात। वो पब्लिक को एच नॉट एच वन नहीं जानती, पब्लिक वो चाहती है उसका डिसीजन जो है वो उसी फॉर्म में बात करें जिस फॉर्म में क्वेश्चन या जिस फॉर्म में आपकी प्रॉब्लम गिवन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है एक बात दी हुई है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग रनिंग टाइम ऑफ फिल्म बाय टू मोशन, दो मोशन पिक्चर कंपनी है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन की फिल्म्स बना रही हैं। पहली कंपनी जो है वो 102 मिनट की, एक 86 मिनट्स की, 98 और आगे तक कुछ मिनट्स की मूवी बना रही है, और कंपनी टू भी कुछ इसी तरह की बना रही है। अच्छा, आगे हाइपोथेसिस क्या दिया हुआ ये इसने आगे इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप अगर देखें तो ये पूरा हाइपोथेसिस डिफाइन दिया हुआ, टेस्ट द हाइपोथेसिस डेट, ये पूरा जो है यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा हाइपोथेसिस डिफाइन इसने किया हुआ है। नल भी हाइपोथेसिस डिफाइन किया हुआ है, ऑल्टरनेट भी डिफाइन किया हुआ है। अगेंस्ट द वन साइड और डेट डिफरेंस इज लेस देन 10 मिनट। अच्छा, ये कह रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस that the average running time of film produced by company 2 exceed the average running time by company 1 by 10 minutes। ठीक है, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि भाई कंपनी जो ड्यूरेशन है कंपनी 2 की फिल्म्स का वो कंपनी 1 के मुकाबले में 10 मिनट्स ज्यादा है। एच नॉट ये कह रहा है भाई 10 मिनट है, और एच वन ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है अगेंस्ट द ऑल्टरनेट दैट दिस डिफरेंस इज लेस देन 10, यानी कि म्यू टू माइनस म्यू वन, दिस डिफरेंस इज लेस देन 10। तो ऑब्वियसली दिस इज लेफ्ट टेल टेस्ट, एच नॉट एच वन आ गया। और इसके साथ साथ आगे इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी डिफाइन किया हुआ फॉरन, इसके बाद यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.1। एंड आगे ये भी कह रहा है कि अज्यूम डेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल विद अनइक्वल वेरिएंसेस। जब इसने वर्ड यूज कर लिया अनइक्वल वेरिएंसेस का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लगेगा नॉन पूल टी टेस्ट। ये टेस्ट का भी आपको पहचान हो गई कि नॉन पूल टी टेस्ट यहाँ पे लगाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेटा का है, डेटा में एक्स वन बार, एक्स टू बार, एस वन, एस टू, एन वन, एन टू, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। ये रहा डेटा। इस डेटा से आप एक्स वन बार, एक्स टू बार, एस वन, एस टू ये आप खुद निकालें। ये खुद निकालना हमें आता है कि कोई अगर सैंपल दे दिया जाए उस सैंपल का मीन कैसे निकालेंगे, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो एक्स वन बार, एक्स टू बार, इसी तरह से एस वन और एस टू ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमारे पास कैलकुलेशंस हमने की, इधर से डेटा जो गिवन था उस डेटा को देखते हुए हमने इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। सैंपल साइजेस भी हमें देख के आइडिया हो रहा था, काउंट किए तो 5 और 7 आ रहे थे साइमल्टेनियसली। फॉर्मूला अगर आप देखें टी टेस्ट का हो या जेड का हो, सब में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है एक्स वन बार और एक्स टू बार, मतलब एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, सब में ये लिखा हुआ। एक बात ध्यान में बिठा लें कि ये एक्स वन बार और एक्स टू बार ये सिर्फ नाम है। हो सकता है मैं जिसको पहला सैंपल कह रहा हूँ आप उसको दूसरा कहें, तो आप कहेंगे कि एक्स टू बार माइनस एक्स वन बार होना चाहिए, और कोई कहेगा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, मतलब ये सिर्फ नाम है। इनके रोल्स को आगे पीछे किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में देखें जो हाइपोथेसिस हमारे पास बन रहा है, ये हाइपोथेसिस जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि म्यू टू माइनस म्यू वन, ये सजेस्ट कर रहा है कि जो टी का फॉर्मूला है इस टी के फॉर्मूले में भी ये यूज होना चाहिए, एक्स टू बार माइनस एक्स वन बार को यूज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको ये बात डिसाइड करनी है, माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाय
नॉन पूल टी टेस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज ये अनइक्वल वेरिएंसेस का केस है। यहाँ पे नॉन पूल टी टेस्ट अप्लाई होगा बिकॉज ये अनइक्वल वेरिएंसेस का केस है। तो S1 का स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 का स्क्वायर ओवर N2। वी हैव सारी चीजों की वैल्यूज। तो X2 बार इज 110 माइनस 97.4 एंड डी नॉट का मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 आ रहा है। वो आपने इधर 10 लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ S1 का स्क्वायर। व्हाट इज S1? S1 इज 8.87 divided by N1 is 5 and this is S2 is 30.22 का स्क्वायर divided by N2 is 7. So if we calculate this we will get, आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये वैल्यू आई है एंड वी नो फ्रॉम फॉर्मूला जो चीज आती है डेट इज योर टेस्ट वैल्यू। और ये आप देख सकते हैं दिस इज योर लेफ्ट टेल टेस्ट। और लेफ्ट टेल टेस्ट अगर मैं इस बात को समझूं तो इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं लेफ्ट टेल टेस्ट है तो मेरे पास ये क्रिटिकल वैल्यू जो है इट विल लाई इन दिस साइड, नेगेटिव साइड पे आएगी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और वैल्यू जो है हम निकालते रहेंगे। पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें निकालना ही है, वो रह गया डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास पीछे लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, so after calculation we have gotten the degree of freedom as 7.39 but we know कि ये degree of freedom is a count। तो count तो ऐसी बात है एक integer whole number की फॉर्म में होना चाहिए। so इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको हम राउंड ऑफ करके 7 लिख देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7 और ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर डेट इज 0.1 आई थिंक, हाँ 0.1 दिया हुआ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो टेस्ट वैल्यू निकालने के बाद क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी अल्फा कॉमन न्यू यानी कि टी 0.1, 7। इसको आप जब टेबल से इसको चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है, so alpha is 0.1 and degree of freedom is 7। ये आपके पास 1.415 इसकी वैल्यू आ गई। सो इसकी वैल्यू इस माइनस में लिखूंगा बिकॉज ये लेफ्ट हैंड टेस्ट है, -1.415। और क्लियरली ये बात नजर आ रही है कि टेस्ट वैल्यू इज -1.41, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू इज -1.415 जबकि टेस्ट वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो पॉजिटिव में कोई वैल्यू आ रही है। तो ऑब्वियसली ये बात वैसे ही पहले ही हमें आइडिया हो गया था कि टेस्ट वैल्यू लाइज आउटसाइड क्रिटिकल रीजन। तो आउटसाइड क्रिटिकल रीजन है तो यानी कि आप जो है एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, सॉरी एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट बिकॉज टेस्ट वैल्यू लाइज आउटसाइड क्रिटिकल रीजन देयरफॉर डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। यानी कि हमारा जो डिसीजन इधर बनेगा, डिसीजन इधर ये बनेगा, हमारा क्लेम ये था कि मूवीज का जो डिफरेंस है वो 10 मिनट्स है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था कि मूवीज का जो डिफरेंस है उनके जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है वो लेस देन 10 मिनट्स है। तो यानी कि आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है एक तरीके से। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों का मीन डिफरेंस इज 10 मिनट्स। दोनों कंपनीज जो मूवीज बना रही है उनका जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है वो 10 मिनट्स है, नॉट लेस देन 10 मिनट्स। सही है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने आज की क्लास में तीनों तरह के केसेस को डिस्कस किया कि अगर आपके पास दो मीन्स को कंपेयर करना है तो ये तीन तरह के केसेस हैं जो कि हमारे पास आ सकते हैं। इसके अलावा एक और भी होता है पेयर टी टेस्ट, वो फिलहाल मैं आज उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इनकी हमने एग्जाम्पल भी देखी, जेड टेस्ट की सच मैंने एग्जाम्पल करवाई नहीं, लेकिन जेड टेस्ट ऐसा चीज़ है जो कि ऑलरेडी आप बहुत दफ़ा उसको डिस्कस करते रहे हो। तो उसकी एग्जाम्पल भी मैं आप लोग को इसको होमवर्क के तौर पे दूंगा, तो इंशाल्लाह वो आप लोग
कर लोगे। जब आप लोग ने ये दो टेस्ट लगा लिए तो उसमें भी कोई इतना इशू नहीं आता, वो तो ज़्यादा इजी होता है। तो फिलहाल मैं आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।